नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। और जब से ये बात आम हुई है कि अमेरिका ने भी ये कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक आतंकी संगठन है और पहलगाम का हमला इसने अंजाम दिया, तब से पाकिस्तान में बड़ी थरथराहट है। यहां हमारे एक्सपर्ट्स लगातार प्रतिशोध में ये कह रहे हैं, चाहे वो मेजर गौरव आर्य हो, वो मेरे साथ है मार्शल पीके श्रीवास्तव हो, कैप्टन श्याम हो, ये लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो प्रीएम्प्ट करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि वहां आतंकवादी एक बार फिर से पनपे, भारत की जमीन पर फिर से कोई अटैक हो और उसके बाद हम कुछ करें ना। जैसे ही हमको वहां दिखाई दे रहा है कि मुरीदके में हाफिज सईद, क्योंकि आप जानते हैं ना लश्कर का ही ये टीआरएफ प्रॉक्सी है, तो अगर ये समझ में आ गया है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ये एक बार वो उसमें एक्टिव था, अमेरिका भी ये मान रहा है कि पहलगाम में इसका हाथ था, उधर मुरीदके में हमको पता चल रहा है कि हाफिज सईद सामने आया, एक बार फिर से उसके शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं मुरीदके में और वहां ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवादियों को, तो अब इंतजार और नहीं करना चाहिए। प्रतिशोध में बहुत महत्वपूर्ण कई सारे एस्पेक्ट्स आज लेकर हाजिर हैं हम। पहले लेकिन जरा इस फ्रंट पर रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है देख लीजिए। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे बड़ा हमला, कीव पर बरसाए नॉन स्टॉप 300 ड्रोन। रूस के हमले में कीव में बिल्डिंग तबाह हो गई है, बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। रूसी हमले के बाद मेट्रो स्टेशन भी बंद करना पड़ा है, बहुत सारी फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा है। इतना खतरनाक हमला कि यहां चाहे वो ट्रेनें हो या हवाई जहाज, सब एक तरीके से स्टैंड स्टिल पर आ गए। क्यों? क्योंकि इस तरीके का हमला हुआ है। देखिए रात के समय किए गए इस हमले को खास तरीके की डिवाइस से जब कैमरे ने कैप्चर किया तो ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल पीके श्रीवास्तव, कैप्टन श्याम और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है ये मोर्चा। ये बताता है कि बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कोशिश कर रहे हो कि अब यहाँ जो ये पिछले इतने सालों से लगी हुई आग है ये बुझे, लेकिन ये और भड़कती जा रही है। मेजर गौरव आर्य, ये मतलब ये जैसे जैसे दवा की जा रही है मर्ज और बढ़ता जा रहा है। नहीं साहब, ट्रंप ने दिए थे, उसको मोहलत दी है ट्रंप ने। ऐसी क्या बात है? 50 दिन की बात करी है ट्रंप ने, कह रहा मैं 50 दिन के बाद देखता हूं क्या होता है। तो पुतिन ने बोला ठीक है 50 दिन में ही विल मेक एवरी डे काउंट। ये तो अभी और भयानक होने वाला है, मैं आज बता दूं। और दोनों मेरे सीनियर्स हैं, चाहे वो मार्शल श्रीवास्तव सर हो या कैप्टन श्याम सर हो, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। आपने एक मियाद दे दी, आपने एक समय टाइम फ्रेम दे दिया आपने लड़ाई का कि साहब 50 दिन के बाद मैं देखूंगा। तो 50 में से हर 24 घंटे की गिनती होगी और पुतिन गिनाएगा इतने ड्रोन, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी क्रूज मिसाइल, ये पूरी जिसको कहते हैं ना फायरिंग रेंज, इसने चांदमारी बना देनी है पूरी की पूरी यूक्रेन को। अभी आप देख लीजिएगा क्या होगा। यूक्रेन चांदमारी है, चांदमारी उस जगह कही जाती है जहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर ये फायर प्रैक्टिस वाली जगह बनने वाली है, अब तो ये वैसे भी ज्यादातर यूक्रेन समतल हो गया है। पीके श्रीवास्तव सर, ये 50 दिन की मोहलत देने के साथ ही अगले दिन रियलाइज हुआ था ट्रंप को कि शायद मैंने 50 दिन ज्यादा दे दिए। कहा था नहीं 50 दिन, ऐसा नहीं कि 50 दिन रहेंगे, बीच में भी कुछ कर सकता हूं। गौरव सही कह रहे हैं दिनेश, और आपके शो पे कई बार कहा गया है कि एक्चुअली ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि 50 दिन तक मारते रहो, हम कुछ नहीं करने वाले। ये उल्टा ऐसे देखिए इसको, 50 दिन तक, और इतनी मार पड़ रही है। यहाँ ही नहीं, कीव वगैरह में नहीं, ओडेसा में जितनी मार की है, वहाँ का पोर्ट सिटी है जहाँ से सारा ग्रेन एक्सपोर्ट होता है, जिसके बेसिस पर यूक्रेन चलता है। यूक्रेन ग्रेन्स के सहारे चलता है। वो सारा एक्सपोर्ट, वो सारी मैरीटाइम लाइंस जो हैं, सी लेन्स हैं, वो सारी एक तरह से बंद पड़ी हैं। और अभी जो कोशिश है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाएं, और जहाँ तक अगर यूक्रेन मीडिया में जो मैं देख रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी यूक्रेन में हैं, सब वहाँ पर एक आवाज़ उठ रही है जो हम पहले भी सोचते थे। आवाज़ ये उठ रही है कि ज़ेलेंस्की को हटाइए, ज़ेलेंस्की मस्ट रिजाइन। जब तक ज़ेलेंस्की रहेंगे कुर्सी पर, ये शांति नहीं आने वाली है। और उससे लगता है यूक्रेन में भी वॉर फटीग सेट इन कर गई है, यूरोप में तो करी गई है। सर लेकिन जैसे आप ये कहते हैं ना, ये यूक्रेन में आवाजें तेज हो रही हैं, ये बातें ज़ेलेंस्की को भी पता है कि आवाजें ये तेज हो रही हैं, और इसीलिए कुर्सी बचाए रखने का उनको एक ही तरीका कैप्टन श्याम नजर आता है कि इस युद्ध को भड़काते रहो, जाकर रशिया के अंदर हिंटरलैंड में कहीं आक्रमण करते रहो, उसको उकसाते रहो, वरना कुर्सी से उतर जाएंगे वो, और किसी भी दिन वो सलाखों के पीछे होंगे अगर बच गए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दमित्री का मानना है कि ये 24 घंटे का जो वार्निंग ट्रंप का, या 1 महीने का, या 50 दिन का, ये कई बार वो दे चुके हैं, उन्होंने इसको खारिज किया है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो देख रहे हो अटैक, ये कीव का फ्रंट लाइन पे समर ऑफेंसिव की तो बहुत दिनों से हम बात सुन रहे हैं। तो फ्रंट लाइन पे उनकी गेंस 1,60,000 फौज वहां पे इकट्ठा कर दिए उन्होंने, और 3 जगह से वो सर्किल कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट बहुत धीरे है फ्रंट लाइन पे। मेन थ्रस्ट है उनका मनोबल तोड़ना और एक तरह से घुटने पे लाना, इसलिए डिस्टेंट अटैक वो कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन तक वो जा रहे हैं जहां लोग शेल्टर लेके बैठे हैं। तो ये देखिए, इसी नोट पर अगली खबर भी देख लीजिए। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है पुतिन। जर्मनी के मेजर जनरल ये दावा कर रहे हैं
रशिया यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहा है। रूस में तेजी से एफपीवी ड्रोन का उत्पादन हो रहा है। अब ये देखिए जर्मनी की तरफ से ये अगर ये ताकीद की जा रही है मेजर गौरव आर्य, और फिर ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव जर्मनी को लेकर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जर्मनी क्यों केटली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केटली गर्म हो रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए ना, इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये बात है कि जर्मनी डरा हुआ है, दूसरा जर्मनी ने वेपन्स कमिट कर दिए हैं यूक्रेन को। जर्मनी कहता है कि हाँ ठीक है, 5% से ज्यादा उनका, 5% लगभग उनका डिफेंस बजट का भी इन अ फ्यू इयर्स दे हैव कमिटेड। सो ऑल ऑफ दैट जर्मनी, देखिए ये जो वेपन्स हैं काफी उसमें सप्लायर जर्मनी भी है, पहली चीज तो ये। तो जब पिटेगा तो जर्मनी भी पिटेगा, ये बात जर्मनी जानता है। पोलैंड है जद में, पोलैंड भी पिटेगा। ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन रायता फैला, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, देखिए न्यूक्लियर की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, अभी तो वो 1000-1500 की फ्रंट लाइन पे ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे आगे, और बैलिस्टिक मिसाइल से एक दूसरे को मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल ठोक रहे हैं, वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट केस। जो हवाई जहाज से हमला हो रहा है, दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन अभी तक यूक्रेन तक महदूद है, 3 साल हो गए। जिस दिन आगे बढ़ा तो किस देश पर जाएगा, या पूछ लीजिए, आपको एयर मार्शल श्रीवास्तव सर बता देंगे किस देश में जाएगा। ये फैलेगा रायता 100%, आप देख लेना, अगर ये नहीं रुके तो। ये रायता अगर फैलेगा सर, मुझे एक चीज और याद आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि खुद पूरे यूरोप को इस बात का अंदाजा है कि अगर नेटो के चक्कर में हम तक आ गई, इसीलिए हर मुमकिन कोशिश, वो धमकाते तो जरूर है, लेकिन मुझे याद है पोलैंड में जाकर जब एक मिसाइल गिरी थी और कहा गया ये रशिया का है, तो रशिया कुछ कहे उससे पहले पूरा नेटो ये कहने पे नहीं, ये रशिया की नहीं है, रशिया की नहीं है, रशिया की नहीं है, क्योंकि रशिया की माना और उसके साथ उनको पूरे यूरोप को आना पड़ेगा रशिया के अगेंस्ट। वो जानते हैं कि रशिया तब भी भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रशिया के पास जिस तरह का न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको डराना बड़ा मुश्किल है, और वो अपने सारे साजो सामान खुद बनाता है। अब देखिए सबसे विडंबना क्या है, एफपीवी से ही, आपको याद होगा, फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन से ही उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर अटैक किया था यूक्रेन ने। अब 2 लाख बना करके वो उनके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, और कह रहा है देखो तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो तुमने भेजा था वो ब्याज समेत ले लो। ब्याज समेत नहीं, डबल ब्याज समेत। कैप्टन श्याम, ये मतलब उस तरह का, जैसे वो जो कंट्रोलर होता है जिससे ड्रोन उड़ाते हैं, उसमें आपको यहाँ सब दिखता है। मान लीजिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझको सब ये दिख रहा है और मैं ही अटैक कर रहा हूँ, यही है ना फर्स्ट पर्सन व्यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो इस तरीके का वो ड्रोन भेजकर, आपको मालूम है, ट्रक के अंदर भेजकर वहां पर जहां उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रखे गए थे, ये हिमाकत की थी यूक्रेन ने। तो ये ब्याज समेत रशिया की तरफ से चुकाने की पूरी तैयारी चल रही है, और सीज फायर रोकने के लिए पुतिन ने शर्त रखी है। रूसी कब्जे वाले इलाकों से निकले यूक्रेन, कहा गया नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी। ये बात तो खैर बहुत पहले से समझाई जा रही है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाती यूक्रेन को तो ये दिन नहीं आते। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि कब्जे वाले इलाके छोड़े, आप यूक्रेन सोच रहा होगा मैंने कौन सा कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया। वो ये कह रहे हैं जहां हमने कब्जा किया है वहां पर आप मारपीट करना बंद करिए, उसको क्लेम करना बंद करिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, आपने ठीक ही कही है दिनेश, कि कब्जे वाले इलाके हमने क्या कब्जा किया जो छोड़े, लेकिन जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कहते हैं आप उस पर आप कोई हाथ मत रखिए, ये हमारा हो गया। उसमें आगे आपका दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये सारे इलाके आगे। वैसे वो 4 मांग रहे थे, वो कहते हैं मैं 3 से काम चला लूंगा, चौथा ओडेसा वगैरह को आप अपने पास रख सकते हैं। मेजर गौरव, क्या इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं जहां पर हमने रुमाल रख दिया है अब उस सीट से उठ के खड़े हो जाओ और वहां देखना भी मत? नहीं, बिल्कुल। और दूसरी भी बात है कि जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां पे, काफी हद तक उन इलाकों में देयर आर रशियन स्पीकिंग पीपल, और वो रशिया की ओर उनकी एक वो भी है जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर भी है रशिया का। खैर, बट वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, ये दंदनाते हुए चले गए। 2022 में इन्होंने कैप्चर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर वो एक नेटो वाला मामला है, EU वाला मामला है, तो सारे मामले एक साथ चल रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं, इन्होंने ट्रंप को भी बोल दिया, ट्रंप ने पहले मान लिया था। बाय द वे, ये जो आप कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य, कैप्टन श्याम, बहुत सारी फिल्में एक साथ चल रही हैं लेकिन इंटरमिशन होने का नाम नहीं ले रहा है। अगली खबर देख लीजिए, आपके पास आ रहा हूं कमेंट के लिए। सीरिया के स्वेदा में एक बार फिर से भड़की हिंसा, अगला फ्रंट देखिए। रशिया यूक्रेन के बाद जरा इधर चले आइए, इजराइल जहां जहां बाजे बजा रहा है उन जगहों की खबर देखिए। द्रूज समुदाय के समर्थन में खुलकर आया इजराइल। एक हफ्ते में 194 द्रूजों की हालांकि यहां हत्या भी की गई है। ये क्या धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा? क्या लोग शायद इसको कहीं अंडरप्ले कर रहे हैं कि सीरिया अक्सर ये होता रहता है कि बहुत बड़ा तो नहीं सुलग जाएगा? देखिए, सीरिया ट्राइबल्स का ये काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, कितने सारे ट्राइबल्स हैं ये कुछ गिनती नहीं उनकी। अभी सदर्न सीरिया में ये चल रहा है मामला, और जो ड्यूज की जो कम्युनिटी है उसको इजराइल सपोर्ट कर रहा है।
ओबेडिनियम जो है उसको भी जो इजराइल से उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को जो किडनैप किया था वहां से घटना शुरू हुई। लेकिन इतने सारे लोगों को मारे जाना और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इससे परेशान है, क्योंकि ये फिर से एक वही सीरिया बनेगा जो कुछ दिन पहले था। अभी इस्लामिक लेड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो वहां पे थोड़ी शांति कायम हो, लेकिन जितना परेशान है सीरिया उसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंसेस वो नहीं चाहते हैं, और इजराइल ने भी लगातार जाके वहां बम्बार्डिंग कर दी है। अब फिलहाल उन्होंने वहां पे अपने फोर्सेस भेजे हैं और लोकल लोग कह रहे हैं कि हम इसको शांत करें, नहीं तो या जो हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, वहां पे आए ताकि ये जो लोग हैं वहां के वो मरे नहीं और ज्यादा झगड़ा और नहीं बढ़े। और खासकर बाहर की इंटरफेरेंस जैसे इजराइल, उसको वो रोकना चाहते हैं ताकि ये भड़के नहीं। लेकिन बाहर के इंटरफेरेंस इतने सारे होते हैं इजराइल में कि अब हर इंटरफेरेंस को लेकर खुद इजराइल बहुत सतर्क है और प्रीएम्प्ट करना चाहता है। गाजा में यह कह दिया गया है कि वो इलाके जिनको अभी तक छोड़ा गया था अब वहां से लोग खाली कर दें, क्योंकि अब उन जगहों पर निगाह है। इधर सीरिया में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। इस मिडिल ईस्ट वाले मामले में नेक्स्ट चैप्टर क्या दिखाई दे रहा है मेजर गौरव आर्य? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो भारत से कई लोग केरला से गए थे जो इस्लामिक स्टेट के लड़ने के लिए, वो भी सीरिया जाते थे। कहां से जाते थे? तुर्की से जाते थे। सो यू टेक अ फ्लाइट टू टर्की एंड फ्रॉम टर्की यू एंटर द सीरियन बॉर्डर। तो ये जो पूरा इलाका है, जो अभी कैप्टन शाम सर भी बता रहे थे, यहाँ पे ट्राइब्स हैं ये सब, तो इनका अलकायदा से, इनका इस्लामिक स्टेट से बहुत क्लोज रिलेशन है और ड्रूज इनसे भिड़ते आए हैं बहुत समय से। इनकी बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलाका और डिस्टेबलाइज होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कितनी देर तक ये अहमद अल शरा वहां पे प्रेसिडेंट बना रहेगा। आई एम नॉट श्योर कि 2025 के एंड तक ये रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा, मुझे डाउट है इसका बहुत दिनेश। ये इलाका और डिस्टेबलाइज होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? रशिया यूक्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां तो आग और भड़केगी, ये बात अभी मेजर गौरव आर्य ने कह दिया, और ये यूरोप तक पहुंचेगी ऐसा दिखाई देने लगा है। इधर मिडिल ईस्ट में और ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है, तो दुनिया का, धरती का होने क्या वाला है? इधर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एयर स्ट्राइक के डर से कांपा पाकिस्तान। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन का खतरा मंडरा रहा है और इसी से पाकिस्तान डरा हुआ है। ये पहली बार, लेकिन ये डर अच्छा है मेजर गौरव आर्य। और जो आप कह रहे थे कि लॉन की ग्रास को काटते रहना बड़ा जरूरी है, बेशक वो कोई गलती ना करे, और इस बार तो गलती भी है। और उधर मुरीदकी में कैंप फिर से शुरू हो गया है। नहीं, आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे इसमें, और जो नहीं है, देखिए, टू कीप योर आर्म्ड फोर्सेस रेडी और इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, ये दोनों मेरे सीनियर वहां पे बताएंगे आपको, नाक से खून निकल जाता है। उसके लिए बहुत तगड़ी इकोनॉमी चाहिए। चाणक्य ने कहा था 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। कोई भी फौज है वो, देखिए, कोष खाना जो होता है आपका, जो कोष होता है, खजाना, वहां से खजाना जो है आपका, वहां से फौज निकलती है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत के डर से जो पाकिस्तान अभी कर रहा है कि नो टाइम जारी कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा। इनके पास तो है नहीं, ये चीन से मांग रहे होंगे, कहीं से मांग रहे होंगे, और वो उनको वापस देना पड़ेगा। एनीवे पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड इवन विदाउट वॉर पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड। लेकिन आप लोगों की निगाहें इस बार क्या ताड़ रही हैं, क्या परख रही हैं, क्या देख रही हैं? क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। क्या इस बार आप देख रहे हैं कि वाकई अगले 10-15 दिन बड़े क्रूशियल हैं? ये टीआरएफ वाला ये नया एंगल जुड़ने के बाद ये अगले 15 दिन बड़े क्रूशियल हैं क्या श्रीवास्तव सर? बिल्कुल क्रूशल है। और मैं आपको बता दूं, एक स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूं। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑप सिंदूर के बाद में, और वहां पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी। इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयरफील्ड्स डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। इसका मतलब पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा यूएस की जो कम्युनिटी है, चाहे वो वाली कम्युनिटी हो जो एनालाइज करती है, थिंक टैंक्स, या जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, उन्होंने मान लिया है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था ये इन्होंने किया था। अब इनको समझ में ये आ रहा है कि अगर इस वक्त क्या प्रीएम्पशन होगा। गौरव की बात क्या उन्होंने सुनी, आपके चैनल की बात सुनी, प्रीएम्पशन होगा, क्योंकि अब तो यूएस भी साथ आ चुका है और ये प्रीएम्पशन उनको डरा रहा है। आप बताइए, 13 अगर आपने 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया, इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी।
अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती है तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। बड़ा नुकसान इसलिए भी होता है, एयर एक्टिविटी नहीं होगी, और दूसरा ये कि आपको वॉर रेडीनेस मोड में अगर रखना है, खुद को जंग के लिए तैयार वाली मुद्रा में रखना है, तो हर वक्त आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और कंगाल पहले से ही हैं आप। अगली खबर आपको बताने के बाद आपके पास कैप्टन श्याम, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अफगानी गृह मंत्री हक्कानी से मिलने पहुंचा मुनीर का करीबी। मुनीर ने टीटीपी से बचा लो वाली गुहार लगाई। टीटीपी से बचा लो, बलोच विद्रोहियों से बचा लो, इधर भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान का कितना ब्राइट फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर पहले उनके नोटाम में है। वो 2 दिन से घबराए हुए हैं, और शायद या तो कुछ करेंगे, अपनी परीक्षण कर लें, या उनको लग रहा है कि अबे जो डिक्लेरेशन डिप्लोमेटिक विन जो हमारी है उससे उनको खतरा है। इसलिए भारत ने भी एक अपनी नोटम जारी की है सेंट्रल रीजन में, साथ साथ जब लाहौर और कराची पर रीजन में जारी हुआ। ये भी हमें समझना है कि हम भी पूरी तरह से सतर्क हैं। दूसरी बात, तालिबान से अब वो फंस गए हैं, और कितने लोग मारे जा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा उनके जो लोग हैं उनको वापस भेजना है, इसलिए गए हैं वहां पर गुहार लगाने। और एक तरह से इंटीरियर मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि अब आप हमारी एम्बेसी को चालू करो, हमारे साथ समझौता करो, और जो विस्थापित लोग हैं उनको एक ढंग से वापस भेजने का तरीका देखो। सऊदी अरेबिया भेजो, दूसरे मुस्लिम कंट्री में भेजो, लेकिन हम त्राई परेशान हैं। लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग या खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान परेशान है दोनों फ्रंट पे। और जो हम समझ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि वो अंडा अपने आप फूटेगा किसी दिन, हमें फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो इसी नोट पर ये खबर देखिए, दुनिया पर फिर मंडराया परमाणु युद्ध वाला खतरा। खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने पुतिन से की मुलाकात, दोनों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आपको मालूम है, रशिया ने पहले तो यह कह दिया था कि अगर परमाणु हथियार चाहिए तो रशिया देने पर विचार कर सकता है। इधर आप जानते हैं खामेनेई ने इस बार कमर कस ली है कि अब तो परमाणु हथियार बनकर ही रहेगा, और ट्रंप कह रहे हैं अगर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो हमला फिर से होगा। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया अगर हमला करोगे तो सीधे इजराइल पर इस बार हम मिसाइल फोड़ेंगे। इधर क्या होने वाला है ये, और क्या ये धीरे धीरे ये पूरे ईरान, फिर उसके बाद पाकिस्तान और कहीं इंडिया, ये क्या हर किसी को जद पे कोई भी एक मोर्चा बढ़ गया अगर मेजर गौरव आर्य, तो वो दूसरों को भी चपेट में ले लेगा क्या? 100% लेगा। ये तो देखिए, वॉर एक बार छिड़ जाता है, इसको कंटेन करना, मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूं दिनेश, मैं आपको बताता हूं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये अभी फैला नहीं इतना, सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये बाहर कहीं गया नहीं अभी तक। वरना 3 साल से यूरोप के बीचों बीच, ईस्टर्न यूरोप ही तो है यूक्रेन, इट्स ईस्टर्न यूरोप, और यहाँ पे वॉर नहीं फैला। दिस इज अ मिरेकल एंड इट शुड बी लाइक दैट। जो ये बाकी बात कर रहे हैं ये लोग कि हम ये बम मार देंगे, अगर भगवान ना करे इसका 10% भी हो जाता है, 10% भी हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं भी यूज होते, तब भी ये आग इतनी भड़केगी, फिर शायद इसको जिसको कहते हैं कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दिनेश। बहुत दिनों तक दुनिया जब नॉर्मल रह लेती है तो कुछ दिनों में दुनिया को वो नॉर्मल होना भी खटक जाता है, और उसके बाद वो दौर आता है जब युद्ध होता ही होता है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 देखा आपने, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, क्या बहुत, क्योंकि कोविड के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद इंसानियत अपने आप को संभालने में लगेगी, लेकिन उसके उस दौरान ये युद्ध का छिड़ जाना और फिर कई और जगहों का एक्टिव हो जाना इस तरीके से फ्लैश पॉइंट्स के तौर पर ये दिखाता है कि दुनिया को शायद शांति इस समय मंजूर नहीं है। अगली खबर देखिए, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, फिर से एटमी प्रोग्राम शुरू ना करे ईरान। इजराइल पर अटैक किया तो घातक नतीजे, कहा अपनी सेना भेजेंगे इस बार। ट्रंप ने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। वैसे ट्रंप अगर कह रहे हैं तो आप उसको सुन भी लीजिए और फिर ये भी समझ लीजिए कि शायद ये ना भी हो, क्योंकि यू जस्ट कैन नॉट टेक इट विद द फेस वैल्यू। लेकिन सर ये इस बार क्या गंभीर है? देखिए, ट्रंप कम गंभीर होंगे ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन कड़ियों को जोड़िए, पहले ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के साथ अब शांति करेंगे, सैंक्शंस हटा लेंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि अगर बम बनाया तो हम बम मार देंगे। फिर उन्होंने 50 दिन की मोहलत पुतिन को दी। पुतिन ने बीच में बोला था मोहलत देने से पहले कि मैं परमाणु बम नहीं दूंगा ईरान को, लेकिन जैसे ही मोहलत दी पुतिन ने बोला मैं अब उनके साथ परमाणु बम का संबंध करूंगा। तो ये सारा चक्र जो है वो ये है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, पुतिन क्या बोल रहे हैं, ईरान में उस सब का इंपैक्ट पड़ रहा है। ये पुतिन और ट्रंप के बीच की जो रस्साकसी चल रही है उसका इंपैक्ट है। और जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता, अब जैसे गौरव ने बिल्कुल सही बोला, इसका 10% भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये संभाले नहीं संभलेगा। और ट्रंप खुद कह रहे थे जब ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करा दोगे। अब कौन शुरू करा रहा है? आप देखिए अब कौन शुरू करा रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने का मतलब यह है कि आप वाकई वर्ल्ड वॉर 3 को
आवाज ही नहीं दे रहे हैं, आप वर्ल्ड वॉर 3 को अपने साथ लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 को आवाज न्योता पीले चावल छोड़ छोड़ के आ रहे हैं कि आओ। हमास पर इजराइल ने फिर बरसाए बम। अगली खबर, इजरायली हमले में हमास का कमांडर ढेर। इजरायली सेना ने मध्य गाजा से भी लोगों को निकलने का निर्देश दे दिया। यहां पर पॉम्फलेट ड्रॉप किए गए हैं सर। ये वो जगह है जो अभी तक अछूती रही है, या तो नॉर्थ में या दक्षिण पे ज्यादा कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार मध्य गाजा में भी ये कह दिया गया कि चलो निकलो यहां से, अब कार्रवाई होगी। देखिए, ये 20 लाख लोग जो हैं ये गाजा में, उनमें से करीब करीब हर लोग एक बार कम से कम अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं जी। ये वहां रह रहे हैं जहां पर वो टेंट में रह रहे हैं, जहां पर कि शायद हमारे बंधक जो बीच बच गए हैं, जो बंधक इजराइल के, इनके मौजूद होने की संभावना है, इसलिए यहां पर ये अटैक नहीं हुआ। हालांकि उनको डर ये भी लग रहा है कि जो इजराइल के बंधक हैं वो भी शायद वहीं रखे गए, इसलिए उनको डर है कि वो भी न मारे जाए। इसलिए भी वहां के लोग नागरिक काफी संवेदनशील हो गए इस मामले में। उन्हें कहा जा रहा है कि वो मेडिटेरियन कोस्ट की तरफ, जो एक सेफ कोस्ट पे जगह है, वहां जाके शिफ्ट करें और वहां ये चाहते हैं कि वहां अटैक हो। अब देखिए, ये तो अभी तो कल उन्होंने ये जो लोग ट्रक के पास खड़े थे अपने सामान लेने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस जो चल रही थी, उसको भी मार दिया उन्होंने 50 लोगों को। कई जगह गोलीबारी कर रखी है, कई जगह से देखिए उसके लिए ब्रिटेन, फ्रांस, कई लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं कि इजराइल लगातार इस तरह से मारे जा रहा है लोगों को। अमेरिका भी, आप जानते हैं कि अमेरिका भी कभी कभी परेशान हो जाता है नेतन्याहू की कुछ एक्शन से। कई जगह विरोधाभास हम देखते हैं इस मामले में। तो लेकिन इजराइल को इजराइल है, इजराइल तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य भी छिपा हुआ है। आपको अपना हित जितना खुद समझ में आएगा, उतना किसी दूसरे आपके साथी को भी समझ में नहीं आएगा, भले ही वो इजराइल के लिए अमेरिका ही क्यों ना हो। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि इजराइल वो स्टांस लेता है जो खुद ट्रंप को चकित कर देता है। ट्रंप अगर इस दुनिया में अभी किसी से चकित हो रहे हैं तो वो एक ही देश है फिलहाल, वो है इजराइल। साथ में रहकर भी कई चीजें ऐसी करता है जो दूसरा जैसे डाली जाती है स्पिन में, वैसा हो जाता है। और गाजा में फिर मौत का तांडव। इजराइल हमले में मारे गए 85 फिलिस्तीनी, अलग अलग जगहों पर हुए अटैक में मौत। उत्तरी गाजा में खाना लेने में जुटे 79 लोग मारे गए। जहां से आतंकवाद को पनपाया जाएगा, पाला पोसा जाएगा और अटैक किया जाएगा किसी सभ्य देश पर, उसका क्या हाल होना चाहिए, इजराइल ये बात दिखा रहा है। बिल्कुल सही। देखो, इन्होंने जो अटैक इस बार का किया है वो खान यूनिस पर किया है, जहां वो जाते हैं। खान यूनिस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और आपको याद होगा यूरोपियन हॉस्पिटल पे जब बम डाला था, खान यूनिस से तो दईफ आता था सर। हाँ, वहीं पर जो बम डाला था वहां पर सिनवार वगैरह की मौत। बिल्कुल, सिनवार वहीं का है। तो इनको ये पता है, जैसे कैप्टन शाम ने भी बोला कि उनको ये पता है कि इसी जगह पर शायद हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो हो सकते हैं, और इसी जगह को घेरा हुआ है। और ये सोचना कि हॉस्पिटल के नीचे नहीं होगा, मस्जिद के नीचे तो नहीं आप ये होगा। कह रहे हैं कि हॉस्टेजेस की जान की कीमत भी अगर चुकानी है यहाँ सफाई के लिए तो वो देगा इजराइल। इजराइल का हमेशा से रुख ये रहा है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है, देश को कभी भी होस्टेज पे नहीं रहने दिया है, अपने लोगों की जीवन के लिए या मृत्यु के लिए। उन्होंने कहा हम सब जब तक हैं, देश को जिंदा रखना हमारी जरूरत है। और इसी आप देखिएगा किसी भी होस्टेज सिचुएशन यहाँ पर ही कभी भी ये एक बड़ी बात है। मेजर गौरवार, ये कंधार वाला जो कांड हुआ, हमारा एक एयरलाइन जो है अपहरण करके ले जाया गया और आतंकवादी छुड़ा लिए गए थे, जो क्या इस तरह इजराइल का ये अप्रोच एक तरीके से लेसन भी है क्या बाकी देशों के लिए? नहीं, बिल्कुल। ये ले गए थे बहुत पहले 80s में। ईदी अमीन युगांडा में था, वो ले गया था। एनटीबी करके एक एयरपोर्ट था, वहां पे ले गया था। तो इजरायलीज ने इजराइल से हवाई जहाज अपने रवाना करे एनटीबी में, जो कि युगांडा में है। युगांडा के अंदर अटैक करके वापस लेकर आए थे लोग। आपने IC-814 की बात करी, कंधार हाईजैक की, तो ये तो ले गए थे इजरायली। देखिए, जो अभी मार्शल श्रीवास्तव सर ने जो बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। देखिए, इजराइल का एक ये मैटर, ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों को मरने देगा इजराइल, लेकिन इजराइल जो होस्टेजेस हैं, अगर उनकी जान गई है, उनकी इतनी भारी कीमत वो देता भी है कीमत। वैसे एक बार एक इजरायली फौजी को उन्होंने किडनैप कर लिया था हमास वालों ने। जब इजराइल ने फ्री करा तो उसके एवज में 1000 से ऊपर लोग छोड़े थे उसने, जो उसकी जेलों में थे। तो एक इजरायली एक तरफ और 1000 फिलिस्तीनी एक तरफ, ऐसा इजरायली तो अगर आप वो छोड़ सकता है एक के बदले 1000 को, तो एक बात ध्यान रखना, एक के बदले वो 1000 को मार भी सकता है। ये इजराइल की पॉलिसी है। ये बहुत बड़ी बात, और ये डिफाइनिंग हो जाता है आने वाले दिनों के लिए। कोई देश किसी तरीके की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ये घटनाएं बता देती हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक न्यू नॉर्मल सेट किया, और पाकिस्तानी सेना पर बलूच आर्मी का एक बड़ा अटैक, ये भी देखिए। BLA के धमाके में मारा गया पाकिस्तानी मेजर। वाहन को निशाना बनाकर प्लांट की गई थी आईडी। क्वेटा में BLA ने असीम मुनीर के ऑफिसर को मारा। आए दिन ये खबरें आ रही हैं कैप्टन श्याम। कितनी और देर आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान वाकई अपनी आजादी का झंडा फहरा देगा और पाकिस्तान खड़े खड़े देखता रहेगा?
देखिए पाकिस्तानी जो आर्मी है वो बहुत भय के हिसाब से जी रही है बलूचिस्तान में। लगातार उनको देखिए कहीं अटैक हो जाता है, कभी उनकी ट्रेन को वो कब्जे में ले लेते हैं, कभी उनके आर्मी वाले को कैप्चर कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं एक मेजर को मारना। ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि बलूचिस्तान के जो उनकी जो बीएलए है वो काफी सशक्त है और उसको लोकल सपोर्ट पूरा मिल रहा है एक तरह से, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी। और ये रोज की घटनाएं इनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित कर रही हैं, अपनी भविष्य के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए इनको स्थापित भी कर रही हैं। और ये अपने आप को चाहते हैं कि अपने आप को उस न्यूज में रखें। अगर ये न्यूज में रहेंगे, क्योंकि बहुत साल से उनको दबाया गया है और वो सारी जो घबराहट उनके अंदर थी वो निकल के आ रही है। तो ये जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है ये वो लगातार मेंटेन रख रहे हैं। और पाकिस्तान तो दुम दबाए आर्मी उनके वहां से भाग रही है क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं है। इसलिए आज न कल ये टूटना ही है। चाइना चाहे कितना भी कर ले, वहां पे आके वो एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में रहेगा। पीएलए अपना कामयाबी लेकिन मेजर गौरव आर्य, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने ऑपरेशन बाम चलाया था अभी बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने, और अभी ये आप देख रहे हैं ऑपरेशन तो उन्होंने समाप्त किया लेकिन कार्रवाई जारी है। ये मुझको याद दिला रहा है कि किसी एक बच्चे को रोज मार पड़ा करती थी और उसको स्कूल में जब इसी तरह की मार पड़ी तो कहा गया ये सजा मिली है तुमको। तो उसने घर में आके बताया वो जो आप करते हैं मेरे गाल पे रोज, वो असल में स्कूल में उसको सजा नाम से पुकारते हैं। ये यहाँ ऑपरेशन बाम जो है ये समाप्त होने के बाद भी मुझको लगता है इंटेंसिटी तो वही ऑपरेशन वाली है। नहीं, ऑपरेशन बाम जो किया था उन्होंने एक खास मकसद के लिए किया था और उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल मकसद था ये करने का। दो इट वाज अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स, बट उन्होंने बोला कि इसके ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल थे। ऑपरेशन बाम खत्म करने के बाद वो तो देखिए ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं इनका तो चल रहा है मामला, आज से नहीं कई दशकों से, दिहाइयों से इनका चल रहा है, आगे भी चलेगा। और अब इनको ना मैं आपको बताता हूं क्या है, इनको उम्मीद मिल गई है बहुत बड़ी। सबसे बड़ी जो उम्मीद मिली है बलोचों को, ये मिली है पॉलिटिकल लीडरशिप की, डॉक्टर महारंग बलोच की सूरत में, कि नाउ वी हैव पॉलिटिकल लीडरशिप। डॉक्टर महारंग बलोच वायलेंस की बात नहीं करती हैं, शी टॉक्स अबाउट पीस। However, they have now got a leader that they look up to. तो अब ये रुकेगा नहीं ये मामला। अब आप देखिएगा, और मैं बात कर रहा हूं जुलाई के महीने की, अगस्त की और सितंबर की। आप देख लीजिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तकरीबन आप समझ लीजिए करीब 75 दिन है बाकी, 75-70 दिन, 70 डेज मैक्सिमम। आप देखना इन 70 डेज में बांग्लादेश, ये माफ कीजिएगा, आपके बलूचिस्तान में क्या तांडव होता है देख लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस हैं, जिसमें खास तौर से आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका तालमेल बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ये आपको दिख जाएगा। आप सितंबर एंड तक देखिए क्या होता है आपके सामने। आज मैंने बोल दिया आपकी शो पे, देख लेना। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन एक तरीके से समझ लीजिए। ये डॉट्स कनेक्ट करने के बाद एक्सपर्ट्स यहां जो बोलते हैं वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 75 दिन बलूचिस्तान के लिए बड़े डिफाइनिंग होंगे, पाकिस्तान के लिए बड़े निर्णायक होंगे। और आसमान में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत, भारत पहुंचे 3 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर, साल के आखिर तक 3 और अपाचे आएंगे। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर इनकी तैनाती शुरू। अपाचे किन मायनों में खास है? पहले से ही भारत के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। एयरफोर्स के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में वो हिस्सा भी ले चुके हैं। लेकिन ये और क्यों चाहिए और इससे क्या बदलेगा एयर मार्शल श्रीवास्तव? इनको हम लोग टैंक बस्टर्स बोलते हैं। अच्छा, टैंक बस्टर्स मतलब टैंक के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। इनमें हेलफायर मिसाइल्स भी हैं, इनमें स्टिंगर भी लग सकती है, 30 mm गन्स भी हैं, रॉकेट्स भी है, सब फायर कर सकते हैं। और ये अटैक हेलीकॉप्टर है, तो ये इस काम में आएगा कि जो और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर जा सकता है, 21,000 फीट तक जा सकता है। इसका मतलब कहीं भी आप माउंटेनियस एरिया में या कहीं अटैक करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर्स उस एक गैप को फिलअप करता है। और वो गैप बहुत ज़रूरी है टू सपोर्ट आवर टैंक फॉर्मेशंस और इन्फेंट्री डिविजन्स। कैप्टन श्याम तो उड़ाते रहे हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स जी। काश के वो दिन जब आप उड़ाते रहे हो अटैक हेलीकॉप्टर्स, अगर अपाचे भी आपके हाथ में होता, ऐसा लगता है क्या आपको? अपाचे लैंड बेस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है और ऑल वेदर डार्क नाइट ऑपरेशंस कर सकता है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी है वो भी इसको बहुत माकूल बनाती है। और अटैक हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम क्षेत्र में बात करें तो हमारे पास सीकिंग 42 ब्रावो, जिसके पास टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस और एयर टू सरफेस सी ईगल मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। 1991 से भारत में 89 में पहला इंडिजिनस पायलट हुआ सीकिंग का। और आज हम MH-60 ब्रावो उड़ा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट एक अटैक हेलीकॉप्टर है मैरीटाइम सिनेरियो में। वो सब चीज, आप जो फेडक की बात करते हो, आप कंप्यूटर की बात करते हो, इंजन की बात करते हो, डबल कंट्रोल, फ्यूल कॉस्ट, ये सारी चीजें ये इसमें भी होती हैं। और ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है अटैक हेलीकॉप्टर्स में। और इसको हम हमारे भारतीय नौसेना और वायुसेना के लोग पूरी तरह से दक्ष हैं इस मामले में चलाने में। दिनेश एक बात और ऐड कर दें, इसमें DRDO का EW स्वीट लगा हुआ है, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा हुआ है अपाचे में। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। इस मामले में इंडिजिनस है, क्योंकि जो आया था उसमें EW स्वीट नहीं था। अच्छा। EW स्वीट का होने का मतलब ये होता है कि आजकल आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सारी जनता समझ गई है, पूरे जो हमारे दर्शक है सब जानते हैं
वो आपको सेव करता है और रडार सिग्नेचर भी इसका कम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो सूट चाहिए वो भारत ने अपना दिया। जैसे नई दुल्हन कहीं से आती है ना, तो वहां पर घर में आने के बाद कुछ चीजें ससुराल वालों की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर ये EW, ये DRDO ने दिया है। और ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। खबर देखिए, हादसे में एक शख्स की मौत और कई घायल। दक्षिण पश्चिम में स्थित आबादान रिफाइनरी में आग लगी और आग लगने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ये सैबोटाज है, एक्सीडेंट है, क्या है? ईरान में तो इन दिनों समझ में नहीं आता ये जो हुआ है इसको हादसा माने या कहीं मोसाद का हाथ है। मेजर गौरव आर्य, नहीं देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि तेहरान में धमाका हो गया, तेहरान के बाहर। उसके पहले हमने डिस्कस करा था ये हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये इतने एक्सीडेंट तो नहीं हो सकते। दिस इज सर्टेनली नॉट एन एक्सीडेंट। तो मुझे तो नहीं लगता, या तो किसी ने डिलिबरेट करा है, मैं ये नहीं कहूंगा मोसाद ने करा है, लेकिन कोई ना कोई तो है जो कर रहा है और लगातार कर रहा है, ईरान को अंदर से कमजोर कर रहा है। और ऐसा कभी ईरान के पास्ट में हुआ नहीं। ईरान में ऐसा हुआ है कि एक हादसा हुआ है, किसी को मार दिया, कुछ सैबोटाज कर दिया, फिर कुछ महीने के बाद। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2-2 बार पिक्चर बदल रही है यहाँ पे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। मैं आप पूछ लीजिए जो आपके बाकी एक्सपर्ट्स हैं, दे विल टेल यू ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दिनेश, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ईरान में ऐसा हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी ये हैट्रिक टाइप के गिर रहे हैं विकेट। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, खासतौर से ईरान में। अगर आप किसी का रेजन डेट्रे पूछें, उसका मूल जिससे जीवन चल रहा हो वो पूछें, तो तेल ही है ईरान को जो चलाता है। तेल के बेसिस पर ही अगर पैसे ना हो तो तेल के बदले वो हथियार ले लेता है या दूसरी चीजें ले लेता है। ऐसे में तेल वाली जगहों पर हमला, मतलब ये कुछ तो मसला गंभीर है। पीके श्रीवास्तव सर, बिल्कुल गंभीर है। पिछले 7 दिन में 5 जगह हुआ है। ये अपने आप में कितनी, मतलब इस जो कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, वी नेवर बिलीव इन कॉन्फिडेंसेस, दिस टू मच ऑफ कॉन्फिडेंस। जो आप कह रहे हैं, या तो मोसाद के ऊपर जो लग रहा है कि मोसाद का कोवर्ट ऑपरेशन है, या फिर वहां की जो डिससैटिस्फाइड पॉपुलेशन है उसका भी हाथ हो सकता है। मुझे वो गाना याद आ रहा है सर, हाँ। जिंदगी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। और अगली खबर देख लीजिए, नेतन्याहू पर अमेरिका का बहुत बड़ा अटैक। पागलों की तरह हमला कर रहे हैं नेतन्याहू। सीरिया पर हमले को लेकर भड़का अमेरिका। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा हर जगह बमबारी करते रहते हैं नेतन्याहू। ये एक ही है मेजर गौरव आर्य, मुझको लगता है, जिनको समझने में ट्रंप को भी दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जब ये कमेंट मैंने पढ़ा, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अमेरिका को क्या हो गया। लेकिन देखिए, एक बार जब जो बाइडेन ने वेपन्स मना करे थे ना 7 अक्टूबर के बाद, उन्होंने बोला था कि हम 2000 या 3000 पाउंड के बॉम्ब्स नहीं देंगे और हम वेपन सप्लाई कट ऑफ कर रहे हैं इजराइल को। तब नेतन्याहू का एक बयान आया था, कहता है कि इफ वी हैव टू फाइट, वी विल फाइट विद आवर फिंगर नेल्स। जो उंगली के नाखून है, हम अपने नाखूनों से लड़ेंगे अगर हमारे पास हथियार नहीं हुए, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। तो ये बात मैंने समझ ली है कि इनको ये टैरिफ, सैंक्शन, इन सब के बाद ये आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। इजराइल इस लेवल पे सोचता ही नहीं भाई। इजराइल जिस लेवल पे सोच रहा है वो ट्रंप के भी परे, और ट्रंप कंफ्यूज्ड है नेतन्याहू को देख के कि इसका कुछ नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा छोटा बच्चा है ये, और ये मेरा छोटा बच्चा मुझे पछाड़ी करके चाहिए। अच्छा, पूछता भी नहीं अटैक करने से पहले, ये कहता है मीडिया से तो पता लग ही जाएगा, तुम इतने तेज हो सोशल मीडिया में, somebody will tell you, चलो अभी अटैक करते हैं। इसने नहीं बताया, दैट इज व्हाई दे वर सरप्राइज्ड। जो इसका सीरिया में अटैक हुआ है, apparently he did not tell the Americans, he did not share with the Americans। ये तो ट्रंप मान चुके हैं। ये हाल के दिनों में जब ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया गया, ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि मुझे तो नहीं पता था कि ये शुरू होने वाला है। देखिए, इसमें 2 बात हो सकती है, कहना भी नहीं कहना भी, और ट्रंप का ट्रम्पेट आप जानते हैं। हाँ। तो इसको इस तरह से भी हम देखना चाहिए हमें कभी कभी, हाँ। कि कहते तो हैं शुरू में ऊपर से कि आपने मुझे बताया नहीं, कुछ किया नहीं, और आपने दूसरी बात कही कि जिसकी दुखती रग है वही जाने। तो दोनों बातें, तो ये इजराइल की जब दुखती है तो वो मारता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि ट्रंप उसको संभालते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको, रशिया और यूक्रेन की बात आपने की, रायता फैलाने की बात, मेरा कंसर्न ओपिनियन एंड डिलिबरेटेड ये एक्शन है जब से शुरू हुई लड़ाई, कि कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई बाहर जाए। रशिया अपनी गोल के साथ लड़ता रहा 3 साल से, अभी भी वो नाटो को नहीं लड़ेगा। और इसी तरह से इजराइल ने, ये जो आपने देखा ना पेट्रोलियम पे अटैक, कोई भी ऐसे पेट्रोलियम फैक्ट्री पे अटैक नहीं हो रही है जो बाहर सप्लाई करती हो, कि आप पेट्रोल बाहर जाता हो जहां से। वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है ना सर, भी नहीं किया था। नहीं, आप ज्यादा कंट्रोल तब कर सकते हैं जब सीमित समय के लिए कोई एक्शन हो रहा हो, तब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसे 3-3 साल चलने वाले इस तरीके के युद्ध हो जाएंगे तो कितने बार आप कंट्रोल कर पाएंगे? और फिर ऐसे में कहीं पर ये परमाणु तक बात चली जाए या विश्व युद्ध तक चली जाए तो कैसे? अगली खबर बता दूं सर, टाइम कम है। परमाणु वार्ता करने के लिए राजी हुआ ईरान।
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की धमकी के बाद राजी। इस्तांबुल में परमाणु वार्ता करेंगे चारों देश। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकी के बाद वार्ता। कुछ वार्ताएं तो मुझको लगता है सर, आओ वार्ता करें, यूं ही होता है। वार्ता करेंगे, इसका मतलब ये है कि ईरान जो उसके अंदर उस तपिश को महसूस कर रहा है, जिस तरह से अंदर से और बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, और यूरोपियन प्रेशर पड़ने से, अमेरिकन प्रेशर पड़ने से, इजरायली अटैक से, इंटरनल जो ये इस तरह से हो रहे हैं, कैप्टन शाम ने बहुत ठीक से बताया कि भाई वो चीज जो बाहर एक्सपोर्ट करती है उसको छोड़ करके बाकी जगह हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज लेकिन ये दर्शाने के लिए हो रहा है कि ये आप मत करिए, ईरान को घुटने पे लाने के लिए। मेजर गौरव आ रही है, इस बार कतर नहीं है, टर्की है। जी बिल्कुल, यही मुस्लिम उम्मा में जो वजन शिफ्ट होता रहता है, आपका बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन है कि इस बार कतर नहीं है, टर्की, और टर्की लीड कर रहा है। ये बात सही है आपकी। आई डोंट दिस थिंग, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है आपका। ओह, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से आ रहा है तो वाकई कॉम्प्लीमेंट मानूंगा। और आखिरकार घर वापसी को तैयार F-35B 5 हफ्ते से केरल में मरम्मत का इंतजार कर रहा था। 37 दिन बाद कल उड़ान भरेगा F-35B। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा था ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B। वैसे जितना प्रचार होना था सर इसका, वहां खड़े खड़े वो हो लिया, हो गया है ना। अब इनका पूरा प्रचार और प्रसार हो चुका है। हाँ, प्रसार। ये कहते हैं रायता पूरा फैल गया है। अब F-35B की जब भी नाम किसी को सुनाई पड़ेगा तो पहले होता था कि F-35B आ गया, F-35B आ गया। अब होगा अच्छा नहीं, केवल पूछा जाएगा हाउ अबाउट केरला। और ये F-35B के लिए ये निश्चित रूप से पहले दिन से कहा जा रहा है। मेजर गौरव आर्य ने कहा कि तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, कौन सी सही है कौन सी नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है कि ये बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी है F-35B के लिए। अमेरिका कैसे इसको मैनेज करेगा? और देखिए, मैंने जैसे आपके सीरियल से भी शो से कहा था कि मैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा था जहां का मैं पायलट हूं, ऐसे सिचुएशन में दो बातें आपने कही कि वो गलती से आ गया, टोह लेने आ गया, किसी तरह से भी आ गया, एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए। भारत ने बहुत अच्छे संयम से इसको देखा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है कैप्टन शाम। मैं मानता हूं लंबी बात आपके जैसे लंबे कद के व्यक्ति के साथ मैं लंबी बात करता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आज के लिए इतना ही।